हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर समर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो मेंस का एग्ज़ाम है कॉमर्स का, वो 30 सितंबर को है, शेड्यूल्ड है। तो अभी जो इसके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको भेजना है, उसकी लास्ट डेट 7 सितंबर है। और अपना जो डिटेल्ड सब्जेक्टिव फॉर्म है उसको आप 31 अगस्त तक फिल करा सकते हो। तो ये तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस वीडियो में जो मेंस के लिए हम आपको तैयारी कराने जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए जब भी सब्जेक्टिव आंसर्स का जो पैटर्न है वो यूपी जीडीसी में किस तरीके से है। तो बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, पहले से उसको समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है वो आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और सेकंड पार्ट में 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क्स का रहने वाला है, 200 मार्क्स का होता है, और अलग से इंटरव्यू आपका शेड्यूल्ड है 25 मार्क्स का। टोटल जो फाइनल मेरिट कट ऑफ बनती है वो 225 में बनती है। जो 8 क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है वो है 125 वर्ड्स पर क्वेश्चन, और जो 12 क्वेश्चंस की पर लिमिट है, ठीक है, आई थिंक मैंने उल्टा बता दिया, इनका 200 वर्ड्स लिमिट है और इनका 125 है। इस तरीके से है ये। और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है ये आप एक बार देख लीजिएगा, 8 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस को किस तरीके से ये क्लासीफाई करने वाले हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन आंसर मॉडल राइटिंग पे चलते हैं, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरीके से फोकस करना है, क्योंकि अब ये वर्ड लिमिट याद रखना है। इसी के हिसाब से आपको, क्योंकि 20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, आवर इज़ 3 आवर गिवन। सो कोशिश तो ये करनी है कि सारे आंसर्स कंप्लीट हों। अगर आप 18 भी कर पाते हो और 18 को ठीक से कर पा रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंटरव्यू कॉल के लिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो पहले तो आंसर राइटिंग अप्रोच की बात करते हैं, किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है कि कोई भी टॉपिक आता है उसकी ऑर्गेनाइज करनी है, बॉडी अंडर क्लियर हेडिंग्स, और एग्जांपल्स जहाँ पर आपको लगता है कि यूजफुल एंड नेसेसरी है वहाँ पे एग्जांपल कोट करना चाहिए, और हर बार आपको कंक्लूजन लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मार्केटिंग का क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में और उसके बेसिस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम मार्केट सेगमेंटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इस तरीके से सिंपल डेफिनेशन, अगर आपको किसी की डेफिनेशन याद है ऑथर वगैरह की, वो भी आप यहाँ कोट कर सकते हो अगर आपको याद है तो जिनकी सिमिलर नीड्स होती है, बाइंग बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब इसकी नीड क्या होती है, हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कस्टमर डिफ़र करते हैं इनकम में, एज में, लाइफ स्टाइल, लोकेशन में, प्रेफरेंसेस में, परचेजिंग बिहेवियर में। तो सेगमेंटेशन क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्म आइडेंटिफाई दिस डिफरेंसेस एंड मैच इट्स प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। इस तरीके से आप शॉर्ट में समझा सकते हो। जो मेन पार्ट है कि व्हाट आर द मेजर बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, तो हम जोग्राफिकली सेगमेंट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। लास्ट में सिग्निफिकेंस भी पूछा था तो इसकी सिग्निफिकेंस लिख दो। इससे हमें कस्टमर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है, फोकस मार्केटिंग इनेबल होती है, बेटर एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। एक एग्जांपल ज़रूर इसमें कोट कर सकते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है, में टारगेट फिटनेस एंथुसिस्ट विद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट वाइल अ सेपरेट सेगमेंट में बी ऑफर्ड टू द अफोर्डेबल प्रोडक्ट फॉर कैजुअल यूजर्स। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो मार्केट सेगमेंटेशन का। अब फिर इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। इफेक्टिव सेगमेंटेशन प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इट enables the organization to focus its resources on clearly identify market rather than following a one size fits all approach। तो किसी उसको कोड, अच्छे कोड के साथ आप अपने आंसर को फिनिश कर सकते हो।
आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आंसर कितना लेंदी हो रहा है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। जैसे इसमें हमने मार्केट सेगमेंटेशन बता दिया, उसका सिग्निफिकेंस बता दिया, उसके क्या क्या बेसिस हैं, और लास्ट में एक एग्जांपल देकर और कंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे आंसर्स लिखने चाहिए। अब एक क्वेश्चन HRM का लिया है हमने, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, मेथड, इंपॉर्टेंस इन HRM। अब इसमें पहले आप बताओगे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ एवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव, और ये एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, रिवार्ड एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, परफॉर्मेंस फीडबैक ऑब्जेक्टिव है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मदद करता है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंपनसेशन डिसीजन लेने में मदद करता है। और ये परफॉर्मेंस अप्रेजल इन हेल्प्स इन करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट। तो मोस्टली आपको लिखना है, वो आपको हेडिंग्स दे के लिखना है, ये नहीं आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखे जा रहे हो, उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है एग्जामिनर पे। फिर क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स आप बता दो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, मतलब वो सारे मेथड्स लिखने हैं जो वाकई में हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभार ये समझते हैं कि एग्जामिनर तो ये पॉइंट पड़ेगा नहीं, तो वो अपने मन से कोई मेथड का नेम बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, ये आपकी जॉब का सवाल है, ऐसा मत करना। मॉडर्न मेथड में लिख लो MBO, और बार्स क्या होता है, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड, इसका आप चार्ट ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, ए वेल डिजाइंड अप्रेजल सिस्टम इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, मोटिवेट्स एम्प्लॉय, सपोर्ट फेयर डिसीजंस, aligns individual performance with organizational goals. However, it must be transparent and based on relevant performance criteria to minimize bias. Conclusion भी दे सकते हैं कि performance appraisal should not be treated merely as an annual rating exercise. When combined with constructive feedback and development planning, it becomes an important instrument for both employee growth and organizational effectiveness. आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को किस तरीके से डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ कंबाइन कर दिया कंक्लूजन में, ये आपके आंसर्स को इफेक्टिव बना सकता है। अब हमने एक क्वेश्चन बिजनेस इकोनॉमिक्स का लिया है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके एजम्पशंस क्या हैं और मेजर एक्सेप्शंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो अगर क्वेश्चन में ही एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं वहाँ तो आपको देने ही देने। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको पता ही है कि यहाँ ये वर्ड यूज जरूर करना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी जनरली वेरीज इन्वर्सली विद द प्राइस। ठीक है, तो ए राइज इन प्राइस टेंड्स टू रेड्यूस क्वांटिटी डिमांडेड व्हाइल अ फॉल इन प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज इट। ठीक है, अब डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आप चाहो तो एक छोटा सा यहाँ पे डिमांड कर्व भी इस तरीके से बना सकते हो कि ये प्राइस है और ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। इसकी एजम्पशंस पूछी गई हैं तो एजम्पशंस को अच्छे से लिखना है। कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अनचेंज होते हैं, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंज, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस रिमेन स्टेबल। इस तरीके से ये आपको लिखना है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द कंज्यूमिंग पॉपुलेशन रिमेन ब्रॉडली अनचेंज्ड। अब एक्सेप्शंस आपको लिखने हैं इसमें मेन गिफिन गुड्स के बारे में, बेवलेन और प्रेस्टीज गुड्स में, स्पेकुलेटिव डिमांड के केस में, नेसेसिटीज़ एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस देके आप इनको अच्छे से विद परफेक्ट एग्जांपल, जैसे वेवलेन गुड्स में आप बता सकते हो स्टेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके ऑडीज़ है, BMW है, डायमंड है, ऐसे गिफिन गुड्स होते हैं जो आपके हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन दे दो, लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्राइस एनालिसिस, इट्स एक्सेप्शंस डू नॉट इनवैलिडेट द जनरल रूल, rather they show that the strength and direction of demand respond depend on the price, okay, characteristics of commodity and circumstances of consumer। इस तरीके से अब एक क्वेश्चन बिजनेस मैनेजमेंट का देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्कस इट्स एलिमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। जब भी क्वेश्चन में 3 से 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आपको तीनों, ये नहीं एक ही चीज़ पे आप सारा टाइम लगा दो, इस तरीके से नहीं है, सारी चीज़ों को इक्वल टाइम दो, भले ही उनको शॉर्ट में लिखो लेकिन अच्छे से लिखो। यहाँ पे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस कर दो, इज़ द प्रोसेस बाई विच अ सुपीरियर असाइंस अ पार्ट ऑफ हिज और हर वर्क टू अ सबऑर्डिनेट एंड ग्रांट द नेसेसरी अथॉरिटी टू परफॉर्म दैट वर्क वाइल रिटेनिंग अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। इस तरीके से अब क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो इसमें हम असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी ग्रांट करते हैं, फिर उससे अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है। ये तीनों आपको अच्छे से समझाने हैं।
इंपॉर्टेंस क्या होती है? डेलीगेशन रेड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर मैनेजर, स्पीड्स अप डिसीजन मेकिंग। इनको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, मैंने एक पैराग्राफ में लिख दें। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, improve the employment participation and allow an organization to operate efficiently as it grows। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक सेल्स मैनेजर है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर टेरिटरी टू एन असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑथोराइज द असिस्टेंट टू अप्रूव रूटीन कस्टमर रिलेटेड डिसीजन विद स्पेसिफाइड लिमिट्स। लिमिटेशंस क्या होते हैं? फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल बाय मैनेजर्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, and sometimes there is the unclear authority responsibility relationship and inadequate skills or training of subordinates, poor communication and absence of clear performance standard। तो आप पॉइंट ही इस तरीके से बनाओ कि उसको फर्दर एलोबरेट करने की नीड ना हो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो हेडिंग्स हैं उनको फर्दर अच्छे से एलोबरेट भी कर सकते हो इन 1 और 2 लाइन्स। ठीक है, इसको हमने कंक्लूड कर दिया कि डेलीगेशन इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट बिकॉज नो मैनेजर कैन पर्सनली परफॉर्म एवरी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। सक्सेसफुल डेलीगेशन रिक्वायर्स क्लैरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडिक्वेट अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस तरीके से 2-3 लाइन में कंक्लूड अच्छे से करना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने ऑडिटिंग से लिया है, व्हाट इज वाउचिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेजर प्रिकॉशंस एंड ऑडिटर्स वुड टेक व्हाइल वाउचिंग ट्रांजैक्शन। Vouching is the examination of documentary evidence supporting transactions recorded in the books of account. It enables the auditors to verify whether recorded transactions are genuine, properly authorized and correctly recorded। तो ये 1-2 लाइन में अच्छे से डिफाइन कर दो, मीनिंग दे दो, ऑब्जेक्टिव दे दो, क्या वाउचिंग से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, वेरीफाई दैट ट्रांजेक्शंस एक्चुअली अकर्ड, कन्फर्म प्रॉपर ऑथराइजेशन, डिटेक्ट एरर, फ्रॉड एंड ओमिशंस, चेक करेक्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस अच्छे से मेंशन करो। वाउचिंग प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट ऑडिट ट्रायल बिकॉज अकाउंटिंग एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज इनवॉइसेज, रिसिप्ट। इफेक्टिव वाउचिंग स्ट्रेंथन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जब आप एक ऑडिटर के तौर पे वाउचिंग करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको सावधानियाँ बरतनी है? सबसे पहले एग्जामिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिएबल प्रैक्टिसेबल, check date, amount, description, authorization of transaction, ensure that documents are properly cancelled or marked after examination to reduce the possibility of duplicate use, pay special attention to the unusual, large or related party transactions, verify that the transactions has been recorded in the correct account and period, and last one, you have to corroborate documentary evidence with other audit evidence when necessary। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए एज एन ऑडिटर। सो एग्जाम्पल, फॉर अ परचेज ट्रांजेक्शन द ऑडिटर में कंपेयर द परचेज इनवॉइस विद द परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग एंट्री टू एस्टेब्लिश वेदर द ट्रांजेक्शन इज जेन्युइन प्रॉपर्ली वर्क। ये एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपको लगता है कि प्रैक्टिस ये बिल्कुल हमारे लिए यूजफुल है, नेसेसरी है, वहाँ एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहिए। फिर इसको कंक्लूड कर देंगे, वाउचिंग इज फंडामेंटल ऑडिटिंग प्रोसीजर because it connect accounting record with supporting evidence. Careful vouching increases auditor's ability to identify material errors and irregularities and contributes to the credibility of finance। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने बताए आपको। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है। अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक मेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग मतलब कंटेंट, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया 8 क्वेश्चन 125 वर्ड के हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन 200 वर्ड के हैं और 12 क्वेश्चन 125 वर्ड के हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो और राइटिंग आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 30 सितंबर एग्ज़ाम है। बहुत से बच्चे अपने पीजी के बाद मेंस को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, अदर सब्जेक्टिव आंसर लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ उसको सुधार सकते हो। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको सारे 10 यूनिट्स के विद ऑल जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, जिनके आपको क्वेश्चन सही है विद देयर सॉल्यूशन, तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हो या आप हमें इस नंबर पे 9897512507 आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग नोट्स आपको पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए, तो उनका कुछ प्राइसेस चार्ज है। इस वजह से आप अगर कुछ प्राइस पे करोगे तो आपको ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।